व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर? ऑक्सीजन के साथ तो कल हमने पढ़ लिया था, तो अब हम वाटर के साथ पढ़ेंगे। एंड वाटर के साथ आपके जो रिएक्शंस होते हैं उसमें अगेन मैं आप लोगों को कहूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है अगर वो आपको याद रहे, ठीक है, तो इट वुड बी मच बेटर। आप लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि वाटर का एक्शन किस तरीके से किस किस एलिमेंट के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये डायग्राम। यहाँ डायग्राम में एक हमें एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल दिया हुआ है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक मेटल सैंपल जो है वो लिया है, ठीक है। मेटल सैंपल को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। हमने फिर क्या किया, हमने एक ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो ग्लास वूल है उसको सोक कर लिया था, ठीक है। बर्नर से हम इसको जब हीट अप करेंगे तो इसमें से जो स्टीम है वो निकलेगी। स्टीम जो है वो मेटल सैंपल पे पहुंचेगी, ठीक है। मेटल सैंपल जो है वो अपना रिएक्शन इसके साथ दिखाएगा एंड देन क्या होगा कि जो गैस है वो इस कॉर्क एंड ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसके होते हुए ये वाटर के पास पहुंचेगी। वाटर में हम देखेंगे कि जो बबल्स हैं वो राइज कर रहे हैं और जो बबल राइज कर रहे हैं वो यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन बबल है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये जो बबल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन बबल्स हैं जो कि फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। सो एक बात जो हमें पता चलती है वो ये कि मेटल के साथ अगर हम वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी यही लिखा गया है, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide, but all metals do not react with water. सो यहाँ पे बात की गई है कि मेटल अगर कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और साथ में बनाएगा वो हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर कुछ स्पेशल केसेस में मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक और चीज जो यहाँ पे आपको दी गई है जिसको कि आपने अटेंशन पे करनी है वो ये, दैट बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो होंगे वो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होंगे वाटर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि कल हमने पढ़ा था केदारनाथ का मालिक, ठीक है, या फिर हमने पढ़ा था प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमें पता है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, करेक्ट, ठीक है। जो सोडियम है और जो पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो क्या होगा, metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. अगर हम बात करते हैं पोटेशियम एंड सोडियम की तो ये कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है और जो प्रोसेस है वो इतना गर्म हो जाता है कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई होती है वो फायर को कैच कर लेती है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे रिएक्शंस इसके दिए गए हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम। The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम आता है रिएक्टिविटी सीरीज के थर्ड प्लेस पे। यहाँ पे जो वाटर है वो कैल्शियम के साथ लेस वायलेंट होगा, ठीक है। हीट तो इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा, लेकिन हीट इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि जो प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन है उसमें फायर जो है वो कैच कर सके, ठीक है।
सो ऊपर के जो दो एलिमेंट्स हैं इनका रिएक्शन का टाइप डिफरेंट है, एंड जो तीसरा एलिमेंट है इसका जो रिएक्शन टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी भी यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पे बताया है साथ ही साथ, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम को हम जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बबल्स जो होते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो कैल्शियम की सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से वो फ्लोट करने लगता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ वाटर का जो रिएक्शन है इसको आप दो तरीके से डिस्टिंग्विश करोगे। एक तो ये कि हीट इवॉल्व इतनी ज्यादा नहीं होती है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर को कैच कर ले, और दूसरा ये कि हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा इवॉल्व हो जाती है कैल्शियम मेटल के आसपास कि जो उसकी सरफेस है वो उस पर स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है मैग्नीशियम। Magnesium does not react with cold water, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़े हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और जब वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्योंकि उसके आसपास भी हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो बहुत ज्यादा स्टिक कर जाते हैं, तो वो भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। एंड ये वो मेटल है जो कि वाटर के साथ मिलके ऑक्साइड नहीं हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ओनली मेटल, ओनली एलिमेंट इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। दिस एलिमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है विच मेटल मेक्स हाइड्रो ऑक्साइड इन द रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे वहां पे, आप लोग वहां पे लिखोगे मैग्नीशियम, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए सो ये भी हो गया है। द नेक्स्ट मेटल्स वी हैव इज aluminum, iron and zinc. Metals like aluminum, iron, and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. Aluminum, iron, and zinc, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल की तरफ आती हैं, तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगी कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ। ये रिएक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ। ठीक है, एंड स्टीम के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो इस तरीके के फॉर्मूलाज बनते हैं। नाउ देन इसके बाद metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. lead, copper, silver and gold जो है ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। वाटर चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, या फिर उसकी स्टीम हो, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक आप एक बार पढ़ेंगे, एंड कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे। यू हैव टाइम ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट में आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, कीजिए।
हाँ जी, चलिए, इट्स बिन डन आई थिंक। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। 3.2.3 व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। You have already learned that metals react with acids to give a salt and hydrogen gas. हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर जो है उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं जब भी वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। तो किस तरीके से होता है ये हम पढ़ेंगे यहाँ एक्टिविटी के नीचे। Okay, write equations for the reaction of magnesium, aluminum, zinc and iron with dilute hydrochloric acid. ठीक है। अब इक्वेशंस अगर यहाँ पे लिखने को बोला है मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन के साथ, यानी कि डेफिनेटली इन सभी के साथ HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जरूर रिएक्ट करता होगा। ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉपर से पहले वाले जितने भी मेटल्स हैं सभी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आती है नाइट्रिक एसिड की। Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, whether it is N2O or NO or NO2. But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. सो यहाँ पे आपको बताया है कि HNO3 जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से ये मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये जब भी H2 प्रोड्यूस होता है तो ये उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है या फिर ये इनको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसे में क्या होता है कि HNO3 जो है वो एक अच्छा हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करने वाला एसिड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज की तो ये दोनों ही डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करती हैं और H2 गैस को इवॉल्व भी करती हैं। Okay, then next, you must have observed in activity 3.11 that the rate of the formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in this case. The reactivity decreases in the order Mg is greater than Al is greater than Zn and is greater than Fe. In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remains unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो HCl है वो अप टू कॉपर सभी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर एंड उससे नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो अब इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं रह गए हैं तो वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ये आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट। कोई भी डाउट है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। कीजिए।
चलिए छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक हो गया होगा आप लोगों का। हो गया, नोट करके बता देंगे। चलिए ठीक है जी। ओके, वन थिंग आई वांट आस्क फ्रॉम अर्शिया। अर्शिया, आपकी वीडियो जो है वो ऑफ है, वाई? ओके, अभी अभी ऑन हुई है, इससे पहले ऑफ थी, वाई? नेटवर्क इशू। ओके, नेटवर्क को सुधारो जरा। ठीक है। ओके, आई वॉज अबाउट टू गिव यू -2, बट चलिए नेटवर्क सुधार लो, वरना मैंने किसी दिन तो दे ही देने हैं -2। ओके, चलिए ठीक है जी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्वारेजिया। नाउ व्हाट इज दिस एक्वारेजिया? आप लोगों के मदर जो हैं वो कभी ना कभी अपने गोल्ड की पॉलिशिंग कराने के लिए लेके गए होंगे। ठीक है, सो गोल्ड की जो पॉलिशिंग होती है वो एक्वारेजिया से होती है। ठीक है, डाइल्यूट एक्वारेजिया से पॉलिशिंग होती है गोल्ड की। ठीक है, सो एक्वारेजिया, Latin for royal water, is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone. Aquaregia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. एक्वारेजिया जो है ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बीच में। और ये जो एंड इसकी जो रेशो है वो होती है 3:1, यानी कि 3 पार्ट्स होंगे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एंड 1 पार्ट होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या फिर अकेले नाइट्रिक एसिड की, तो ये दोनों ही एसिड्स अपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको मिक्स किया जाए तो ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक्वारेजिया इज द ओनली रिएजेंट जो कि गोल्ड को या फिर प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही करोसिव होता है एंड ये इसके जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्यूमिंग टाइप होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी ना कभी न्यूज सुनी होगी चेन स्नैचिंग की, है ना? चेन को स्नैच कर लेते हैं, कुछ स्नैचर्स होते हैं गोल्ड चेन को स्नैच कर लेते हैं। ठीक है, अब जो एक्वारेजिया है ये वो एलिमेंट है जिससे वो स्नैच करते हैं। देखो, स्नैच करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप जो नेक में जो डाला हुआ है नेकलेस है या फिर चेन है, कुछ भी, आप उसको इतनी जोर से खींचो कि वो टूट जाए। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या हो, एंड आपकी जो होल्ड है वो उस गोल्ड पे इतनी ज्यादा हो कि कि जिसने गोल्ड पहना हुआ है उसके गले से जो वो गोल्ड है वो निकल जाए, लेकिन आपके हाथ में वो रह जाए। ठीक है, तो या तो आपके पास इतना होल्ड हो, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपनी उंगलियों में एक्वारेजिया लगा लेते हो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन स्किन है वो उसके साथ वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी उंगलियों में लगा लेते हैं, जो गोल्ड है गोल्ड पे टच करते हैं, गोल्ड वहां पे डिसॉल्व कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, और हम अपने जो दूसरा हैंड है या फिर अपने हाथ का ही जो अपना सेम हाथ है उसका जो डिफरेंट पार्ट है उसके साथ हम उस जो वो चेन होती है उसको हम स्नैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को स्नैचिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से इट वर्क्स। ठीक है, पहले पहले क्या होता था कि जब भी गोल्ड पॉलिशिंग के लिए जो पेरेंट्स हैं या फिर जो लेडीज हैं, अगर वो जूलर के पास जाया करती थी तो हमेशा वेट कम निकलता था। ठीक है, उस गोल्ड का जो वेट है वो हमेशा कम निकलता था। ठीक है, सो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो जो गोल्ड है वो उस एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाता था। जो वो जूलर्स होते थे वो सामने ही
गोल्ड की पॉलिशिंग करते थे और कहते थे कि देखो हमने तो आपके सामने ही किया है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता था कि वो एक सोल्यूशन और डालते थे जिससे उससे क्या होता था कि जो गोल्ड डिसॉल्व हुआ है वो रिकवर हो जाता था, ठीक है। तो जूलर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से काम किया करते थे, ठीक है। आज की डेट में ऐसा नहीं है क्योंकि आज की डेट में सबको पता है, आपको ये चीज पढ़ाई भी जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी है वो अपना काम करते हैं, ठीक है, काम करते थे। अब इतना नहीं होता, हाँ, बट स्नैचिंग वगैरह तो आज भी चलती रहती है। चलिए ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। देन हम इसके बाद करेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब अगर हम बात करते हैं अदर मेटल सॉल्ट्स के बारे में, अदर मेटल सॉल्ट्स में आपके पास क्या आएगा, एक मेटल, मान लीजिए कैल्शियम, मान लीजिए मैग्नीशियम, और एक है मेटल सॉल्ट। अब मेटल सॉल्ट में आप क्या लेंगे, आप कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, आप आयरन सल्फेट ले सकते हैं, आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये मेटल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ओके, पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में ये देखिए, हमारे पास है कॉर्क, हमारे पास है थ्रेड, हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया है आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल डाल दिया है। और सॉल्यूशन जो है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, उसमें हमने कॉपर वायर डाल दी और हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डाल दी, ठीक है। हमने क्या किया है, दोनों की जो इंटरमिक्सिंग है वो कर दी। लेफ्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो आयरन नेल है, राइट वाले में अगर आप देखेंगे तो कॉपर वायर है, ठीक है। लेफ्ट वाले का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो वो है कॉपर सल्फेट, और राइट हैंड साइड में अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे या सॉल्ट देखेंगे तो वो है आयरन सल्फेट, ठीक है। दोनों की हमने इंटरमिक्सिंग कर दी। अब लेफ्ट वाले में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम राइट हैंड साइड वाले में देख रहे हैं कि रिएक्शन हुआ है। कैसे पता लगा हमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो आपको कलर दिखाई दे रहा है वो ब्लू ही है। अगर हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो हमें यहाँ पे ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो रिएक्शन हुआ। अब ये जो रिएक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं हुआ, लेकिन राइट हैंड साइड में हो गया। ऐसा क्यों, इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। Reactive metals can displace less reactive metals from their compound in solution or molten state. जो reactive metals होते हैं वो less reactive metals को displace कर सकते हैं उनके compound से, ठीक है। लेकिन ये molten form में ही होना चाहिए या फिर solution form में होना चाहिए। अगर ये dry form में हुआ, अगर ये dry powder हुआ, या फिर अगर ये एक dry solid हुआ, तो ये work नहीं करेगा, ठीक है। रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। कब करते हैं, जब ये सॉल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म में होते हैं, कभी भी ड्राई या फिर सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। अब ऐसा कैसे हो सकता है, We have seen in the previous section that all metals are not equally reactive. We checked the reactivity of various metals with oxygen, water, and acid, but all metals do not react. With these reagents. अभी अभी जैसे हमने देखा था, हमने मेटल्स की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ की, मेटल्स की रिएक्शन जो है वो हमने वाटर के साथ की, और हमने एसिड्स के साथ भी की। लेकिन सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो सभी ऑक्सीजन, सभी वाटर या सभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट बहुत रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ये हमें तब पता चलेगा जब हम दो मेटल्स को एक दूसरे के सामने रख देंगे। So we were not able to put all the metal samples. We had collected of their reactivity.
Displacement reaction studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. So क्योंकि पहले हमें ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड के रिएक्शन से पता नहीं लग पा रहा था कि हम किस ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज बनाए, तो हमने क्या किया, हमने चैप्टर 1 के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना स्टार्ट किया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा कि अगर मेटल ए मेटल बी के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर सकता है तो मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव हुआ। ठीक है, यानी कि मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी गिव्स यू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। ठीक है, तो यानी कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट ने एक कंपाउंड को डिस्प्लेस करके कंपाउंड की शक्ल ले ली और मेटल को अलग कर दिया, तो वो मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, Which metal, copper और iron is more reactive according to this observation? अगर हम इस ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव निकला या आयरन, यहां पे अगर हम देखते हैं। ठीक है, सो यहां पे देखिए कॉपर सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मींस कि कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है, लेकिन आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें चेंज आया है, दैट मींस कि जो आयरन सल्फेट है यानी कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एंड जैसे कि कल मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में भी दिखाया था, यहाँ पे देखिए आयरन जो है वो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, यहाँ पे आयरन है एंड कॉपर जो है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इसलिए आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हुआ, कॉपर कम रिएक्टिव हुआ, तो हमने इनकी प्लेसमेंट इस तरीके से कर दी। ठीक है जी, सो इस टॉपिक को भी आप एक बार पढ़ेंगे। चलिए एक काम करते हैं, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ये पूरा पेज ही आप वन गो में पढ़ पाए। द रिएक्टिविटी सीरीज 3.2.5. The reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities. After performing displacement experiments, activity 1.9 and 3.12, the following series known as the reactivity or activity series has been developed. So reactivity series क्या है? ये एक लिस्ट है उन मेटल्स की जिनको कि हमने उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, एंड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव ऊपर की तरफ है, लीस्ट रिएक्टिव नीचे की तरफ है, एंड मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो बीच की तरफ है। ठीक है, सो आपको ये पढ़ना है ये पूरा पेज, कोई डाउट है तो आपको उसे राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, कीजिए।